ओके, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा कहाँ अवेलेबल है, दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ध्यान में रखना है कि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए अमोनिया इज मोर टॉक्सिक, दैट्स व्हाई the organisms which have who have the excretory material ammonia needed more water to dilute the toxification of ammonia. Clear? सेम वे में यूरिया, हायरार्की एकदम जैसे लिखा है वैसे ही है। यूरिया, यूरिक एसिड जो लेस टॉक्सिक है उसको कम वाटर चाहिए। क्लियर? जो मोर टॉक्सिक है उसको मोर वाटर चाहिए। जो लेस टॉक्सिक होता जा रहा है, जो कंसंट्रेटेड होता जा रहा है, उसको बनाने के लिए मोर एनर्जी की नीड हुई थी। अब देखते हैं अपन डायरेक्ट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नहीं, पहले रिवाइज कर लेते हैं किडनी का इंटरनल एनाटॉमी ऑफ किडनी। किडनी के एनाटॉमी में हमें जो फोकस करना है वो हाइलम से लेके फोकस करना है। हाइलस या हाइलम वो एरिया जहां से एंट्री या एग्जिट हो रही है किडनी में, सिंपली ऐसे लिख लिया कर। ठीक है, आना और जाना स्ट्रक्चर हो गया हाइलम। क्लियर? तो हाइलम वो प्लेस है जहां से आर्टरी, वेन, नर्वस सिस्टम, यूरेटर, इन सभी चीजों की किडनी एंट्री एंट्री किडनी के अंदर हो रही है। क्लियर? फिर हमें पोर्शंस दिख रहे हैं, पोर्शंस हमें डिवाइड करना है, ये कट है, दिस इज द एलएस सेक्शन ऑफ किडनी। तो हमें दिख रहा है कि पूरी किडनी जो डिवाइडेड है वो दो पोर्शन में वी कैन डिवाइड, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। और किडनी को कवर करता हुआ रीनल कैप्सूल भी प्रेजेंट है, कवरिंग ऑफ किडनी भी प्रेजेंट है। अब जब हमने डिवाइड किया कॉर्टेक्स एंड मेडुला रीजन में, तो आउटर हो गया कॉर्टेक्स, इनर हो गया है मेडुला। देन हम मेडलरी रीजन में देख रहे हैं कि देयर आर सर्टेन कोन लाइक स्ट्रक्चर, पिरामिड्स बने हुए हैं, इनको हमने बोल दिया मेडलरी पिरामिड्स, जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन चल रहा है, मतलब यूरिन का कंसंट्रेशन की मैकेनिज्म चल रही है। दैट इज बिकॉज ऑफ हेनलीज लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट आर प्रेजेंट इनसाइड द मेडलरी रीजन। और ग्लोमेरुलस रीजन, पीसीटी, ये प्रेजेंट होता है आपका कॉर्टिकल रीजन में, डीसीटी। ओके, तो हमें एक दिख रहा है कि पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। उस पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर के बीच बीच में कॉर्टिकल की लेयर गई हुई है, कॉर्टेक्स की लेयर गई है, इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिन। ओके, जो पिरामिड हो गया वो हो गया रीनल पिरामिड या मेडलरी पिरामिड या रीनल मेडुला। जो आउटर हो गया वो हो गया रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल रीजन। क्लियर? जो मेडलरी पिरामिड का कोनिकल पोर्शन है, टिप है, उसको बोलते हैं रीनल पैपिला। रीनल पैपिला ओपन होता है माइनर कैलिसिस में, माइनर कैलिसिस होगा वहां पे, माइनर कैलिक्स या कैलाइसिस। माइनर कैलाइसिस, कई सारे माइनर कैलाइसिस मिलके एक मेजर स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैविटी बनाएंगे, उसको बोलेंगे मेजर कैलाइसिस। क्लियर? फिर जो कैविटी है जहाँ पे ब्लड की सप्लाई आ रही है उसको बोल रहे हैं रीनल साइनस। देन हम बाहर की तरफ आए, ये मेजर कैलाइसिस जो पूरा फनल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको बोलेंगे रीनल पेल्विस। एंड रीनल पेल्विस ओपन्स इनटू द यूरेटर एंड यूरेटर गोज टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, फाइनल एक्सक्रीशन, पिक्चुरेशन। कोई क्वेरी यहाँ से? ब्लड लाने वाली रीनल आर्टरी, ब्लड ले जाने वाली रीनल वेन, higher concentration of urea present in renal artery, lower concentration of urea present in renal vein. Is it clear? फास्ट रिप्लाई करो। कोई क्वेरी यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी से? कोई क्वेरी? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर बेटा।
कैप्सूल को याद रखना, कैप्सूल जो है वो फाइब्रस टिश्यूज का बना हुआ है, फाइब्रस कैप्सूल है नेचर में। अब देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। चलो ग्लोमेरुलस का देख लेते हैं, इमेजेस इंपॉर्टेंट है। ग्लोमेरुलस वोमेन्स कैप्सूल पूरा एक कॉम्बिनेशन, जिसको आप बोल रहे हो मेलपीजियन बॉडी या रीनल कार्पसस, उस यूनिट को आप देख रहे हो। इस यूनिट को मिलके बनाते हैं ट्यूबुलर, मतलब नेफ्रॉन का पार्ट, ट्यूब्यूल नहीं लिखते हैं, नेफ्रॉन और ब्लड वेसल, ये है जो इसको फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर। एंड इनके बीच में आपको जब ट्रांसपोर्टेशन देखना है तो वहां पे है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो नेफ्रॉन वाले रीजन से जो पार्ट है दैट इज वोमेन्स कैप्सूल। ब्लड वेसल वाले पोर्शन से जो पार्ट है वो है एफरेंट, इफरेंट एंड ग्लोमेरुलस। एक लेबलिंग जो यहाँ पे नहीं दी है वो भी लिख लो, ग्लोमेरुलस। ओके। ये पूरा जो कप लाइक एक यूनिट है जिसमें पूरा ब्लड जो आ रहा है वो इनिशियली लेगा, रिसीव करेगा नेफ्रॉन, वो यूनिट क्या हो गई आपकी मैलपीजियन बॉडी। इट कंस्टिट्यूट द पार्ट ऑफ वोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस बोथ। इज इट क्लियर। इसके नियर बाय जो ट्यूबुलर सिस्टम स्टार्ट होगा वो होगा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। नेक्स्ट बात करते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन टू टाइप्स के हो सकते हैं, या तो उनका हेनले लूप बहुत डेप्थ तक गया होगा मेडलरी पिरामिड में, ये दिख रहा है आपको मेडलरी रेनल पिरामिड, इसके अंदर हेनलेस लूप है, हेनलेस लूप डेप्थ तक गई है। ऐसी ऐसे नेफ्रॉन को बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडलरी नेफ्रॉन। एंड ऐसे नेफ्रॉन जिनकी हेनलेस लूप नियर बाय ही है कॉर्टेक्स में, क्लियर, उनको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है। ये हायर यूरिन फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, ये लोअर, मतलब करेगा तो ये भी फंक्शन तो करेगा ना, इसके पास भी ब्लड कैपिलरीज है तो फॉर्मेशन तो करेगा, कलेक्टिंग डक्ट में तो जा रहा है। ये भी देखो आपका, इसका भी ओपनिंग देखो, एंड पॉइंट कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ये भी कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है, ये भी। बट मोर यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन जस्टा मेडलरी नेफ्रॉन। मुझे एनसीईआरटी का नेफ्रॉन वाला इमेज नहीं है क्या इसमें, एक मिनट बेटा। दिस वन एनसीईआरटी का इमेज देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेफ्रॉन शोइंग ब्लड वेसल्स, डक्ट एंड ट्यूब्यूल। ब्लड वेसल्स मींस कैपिलरी वाला पोर्शन आपको, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कैपिलरी वाला, प्लस ग्लोमेरुलस, प्लस एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, सब जो नेफ्रॉन के साथ अटैच्ड है, पैरेलली चल रहा है, वो आपको रेड कलर से दिख रहा है। एंड येलो कलर से आपको नेफ्रॉन वाला पोर्शन दिख रहा है। तो नेफ्रॉन वाले पोर्शन में आप क्लियरली देख सकते हो कि एफरेंट आर्टरियोल ब्लड को लेके आने वाली, एफरेंट आर्टरियोल जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड को वापस लेके आगे ले जा रही है पीसीटी से और वासा रेक्टा के थ्रू, वासा रेक्टा हेनलेस लूप के पैरेलल एंड देन डीसीटी के पैरेलल, पूरा एक कलेक्टिंग डक्ट यहाँ तक, कलेक्टिंग डक्ट तक ब्लड कैपिलरीज को मेंटेन करे। क्लियर है, ताकि रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन दोनों फिनोमिना चल सके। तो पहला स्ट्रक्चर हम जो देख रहे हैं वो दोनों आर्ट्रियोल हो गया, एफरेंट एंड इफरेंट। देन हम देख रहे हैं इन आर्ट्रियोल की फाइन कैपिलरीज बनते हुए ग्लोमेरुलस हो गया। देन हम देख रहे हैं जहाँ पे ये ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है उस कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं वोमेन्स कैप्सूल। देन नेक्स्ट हम देख रहे हैं ये वोमेन्स कैप्सूल ओपन हुआ है पीसीटी में, पीसीटी आगे की तरफ लूप बना रहे हैं, कन्वोलेटेड घुमावदार है, फिर आगे डेप्थ में जा रहा है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, दैट इज हेनलेस लूप। हेनलेस लूप के दो पार्ट हो गए, एक नीचे की तरफ जा रहा है डिसेंडिंग, एक घूम के ऊपर की तरफ बढ़ रहा है असेंडिंग। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्लियर। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड्स इनटू डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, डीसीटी एंड्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट,
Number of DCT, number of nephron attached to the common duct, which is known as collecting duct. Clear? The capillaries which runs parallelly to Henle's loop is known as vasa recta. कोई query? अरे यस या नो कुछ तो बोलो. Any query? क्लियर है. आगे बढ़े. तुम लोग को भी कोई क्वेश्चन हो तो बीच बीच में पूछते रहना. नाउ कम टू द पॉइंट नेक्स्ट. अब तुम्हारे क्वेरीज में से ले लेते हैं. पहली क्वेरी हम ले लेते हैं. पृथ्वी रीनल कार्पसस हो गया. ठीक है. एक क्वेरी कट हो गई. कोई क्वेरी है वहां से और तुम्हारी बची हुई वो पूछ लो तुम. विदुला का है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट रिवीजन एंड मिक्सचरेशन. बस फिर मिक्सचरेशन मिक्सचरेशन इतनी क्वेरी. चलो फिर हम प्रोसेस प्रोसेस देख रहे हैं सिर्फ गेम इमेजेस की हेल्प से. क्लियर. ताकि शॉर्ट रिवीजन हो जाए फटाफट खत्म हो जाते तो जाओ तुम लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जो है इट कंप्लीटेड इनटू अ 3 स्टेप. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन विच 3 फंडामेंटल प्रोसेस आपकी चल रही है. एक में फिल्ट्रेशन हो रहा है. मेजर फिल्ट्रेशन हुआ. फिर उस फिल्ट्रेट से ही जो मेजर रिक्वायरमेंट है जो बॉडी को वापस चाहिए, जो इसेंशियल मटेरियल चले गए हैं फिल्ट्रेट में, उसको ट्रांसपोर्ट बैक किया जाएगा. दैट प्रोसेस इज रीअब्जॉर्प्शन. एंड थर्डली, अगर कुछ और ब्लड में है जिसको फिल्ट्रेट में नहीं गया था और अभी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वो टॉक्सिसिटी को शो कर रहा है, देन आपको उसको देखना है सिक्रेशन. ओके. 90.5 एंड 90.6 इमेजेस. ठीक है. हमारे इसको तो अभी ये देखते हैं. तो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है एंड ट्यूबुलर ही सिक्रीशन हो रहा है. और ये प्रोसेस आपकी पूरी कलेक्टिंग डक्ट तक कोऑर्डिनेटेड वे में चलेगा एज पर रिक्वायरमेंट्स. एंड आकाश है क्या क्लास में? एक मिनट बेटा है ना. चलो तो इन तीनों प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है. इस फिल्ट्रेशन के लिए जो यूनिट चाहिए वो आपकी वही है मैल्पिजियन बॉडी या रीनल कार्पसस आप उसको बोल रहे हो. और यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस. मल्टीपल लेयर्स हैं जिन लेयर से ब्लड प्लाज्मा ट्रेवल कर रहा है एक्सेप्ट द लार्जर प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स. क्लियर. कार्पोसेल्स नहीं जाएंगी एंड लार्जर प्रोटीन नहीं जाएंगे. और इस चीज को फिल्टर करना है 3 लेयर के स्ट्रक्चर से. क्लियर. और इस 3 लेयर के स्ट्रक्चर से फिल्ट्रेशन होने के लिए जो प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है वो 3 प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है. 2 उसमें से ब्लड के साइड से लग रहे हैं, ब्लड के साइड से लग रहा है एंड एक उसमें से कार्पोसेल्स का लग रहा है. जो बेसमेंट मेम्ब्रेन और कार्पोसेल के अंदर फ्लूइड है, मतलब नेफ्रॉन के साइड से एक प्रेशर लग रहा है और 2 ब्लड के साथ साइड से प्रेशर लग रहा है. अब यहाँ क्वेश्चन आपको ये ध्यान में रखना है कि ब्लड के साइड से पॉजिटिव प्रेशर भी है और एक निगेटिव प्रेशर भी है, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑन्कोटिक प्रेशर. तो ऑन्कोटिक प्रेशर वाटर को या प्लाज्मा को बाइंड करने की कोशिश करेगा तो वह अलाउ नहीं करेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए. दैट्स वाई हम रिजल्टेंट प्रेशर जब निकालते हैं तो ए बी सी, अगर हम इसको देते हैं तो ए मतलब
फिल्ट्रेशन प्रेशर जिससे रिजल्टेंट निकलेगा उसमें आपका आ जाएगा A माइनस B प्लस C। और ये आपको मैंने सब जगह प्रेशर पढ़ाते वक्त ये बताया है बेटा कि प्रेशर जो होगा वो एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट होता है। दैट्स वाई यहाँ पे आपको एक रेंज दिखेगा कि जो रेंज है वो आपको कुछ एमसीक्यूज में इसके ऊपर नीचे मिल सकते हैं, लेकिन नियर बाय आप इसी को इसके नियर बाय जो डिजिट दी होगी उसको आप ओके कर दिया। तो फिल्ट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी के ही साइड देखें आप, जो ग्लोमेरुलस है उसमें अगेन 3 लेयर आप देख रहे हो। एक तो फेनेस्ट्रा है पोर, जो बहुत बड़ा पोर है कंपैरेटिवली, और बहुत सारी चीजें उससे ट्रांसपोर्ट हो जा रही है। देन बेसल लैमेला वाले पोर्शन में आ रहा है। बेसल लैमेला वाले पोर्शन में थोड़ा सा उसके कंपैरेटिव में फाइन पोर है जो बड़े प्रोटीन को रोक लिया। देन स्लीट वाले पोर्शन में आ जा रहा है पेडिसल में। पेडिसल के बीच बीच में कुछ मेम्ब्रेन्स में स्लिट्स हैं जिससे छोटे साइज के भी प्रोटीन, मीडियम साइज के मतलब मीडियम साइज के प्रोटीन ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब वापस रिवर्स हो जाएंगे यहीं पे ग्लोमेरुलस में, क्योंकि इसका फिल्ट्रेशन अलाउड नहीं हुआ। इससे अलाउड था, इससे भी छोटे मीडियम साइज वाले आ गए थे, लेकिन यहाँ से अलाउड नहीं हुए, तो ये इधर, फिर ये इधर, ये बाहर डिफरेंट आर्टरी वाले पोर्शन में चला जाएगा। क्लियर है? तो ये याद रखना है आपको, फेनेस्ट्रा वर्ड याद रखना है। ओके, फिर कैप्सूल के साइड पे देखते हैं। तो कैप्सूल के साइड पे जो है यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है पोडोसाइट। क्लियर? वो कैप्सूल वाला पोर्शन है। एपिथेलियल पोडोसाइट है जिनके बीच में फिर से आपको स्पेस दिख रहा है, स्पेस है जिसको इलोंगेटेड है ये इस तरीके से, तो इसको स्लिट बोल रहे हैं एंड दिस फॉर्म्स द फिल्ट्रेशन स्लिट। ठीक है, अब हम फिर से देख रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड ये ग्लोमेरुलस की सेल, एपिथेलियम लेयर, इन सब चीजों से ट्रैवल करते हुए फिल्ट्रेट बन रहा है और फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है एंड इट नाउ ट्रांसपोर्टेड टू पीसीटी। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिए हुए हैं। जीएफआर क्या होता है ये ध्यान में रखना है, कितना ट्रांसपोर्ट कर रहा है ये सब आपको ध्यान में रखना है। 55, 15, 30। अच्छा, अब एक चीज फोकस करना जो मैंने वहां पे उस दिन नहीं पढ़ाई थी और फिर स्कीप हो गया था। ये जस्ट जिस दिन ये था स्लाइड में उस दिन टाइम ओवर हो गया था और उसके बाद ये टॉपिक किया नहीं था मैंने कब। हाँ, हो गया त्रिशूल। ठीक है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है MAP। क्यों, मोबाइल का क्या था? अभी तो क्लास में टाइम है ना। फिर तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है MAP। क्लियर? इसका मतलब है मीन आर्टेरियल प्रेशर। इज द एवरेज आर्टेरियल प्रेशर ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में जो एवरेज आर्टरी के अंदर प्रेशर बना हुआ है दैट इज मैप। क्लियर? अब यू कैन रिलेट इट की ब्लड प्रेशर क्यों नहीं होगा मैम? ब्लड प्रेशर मैंने बताया था, ब्लड प्रेशर को देखने के लिए आपको वहां पे एक एयर टाइट इन्वायरमेंट क्रिएट किया था आपने, और उसके बाद सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर को देखा था। तो इस तरीके का कंडीशन तो हम कंटिन्यूअस तो मेंटेन नहीं है। क्लियर? समझ रहे हो मेरी बात? कंटिन्यूअस तो नहीं मेंटेन है वहां पे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मीन एट्रियल प्रेशर का, और एक कॉन्सेप्ट आता है पल्स प्रेशर का। MAP इज कंसिडर्ड टू बी द परफ्यूजन प्रेशर जिससे कैपिलरी से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिससे कैपिलरी से ट्रांसपोर्ट हो रही है मटेरियल, दैट इज द परफ्यूजन मेथड। क्लियर?
परफ्यूज करने के लिए जो है वही एमएपी है, वही मीन आर्टेरियल प्रेशर है, जिसके थ्रू ब्लड से कोई भी चीज जो भी इंटरस्टिशियल स्पेस पे जा रहा है, या तो लिम्फ के फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट हो या यहाँ पे फिल्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट हो, वी कैन रिलेट इट इज द pressure which is responsible for the perfusion of material from blood to interstitial या surrounding space. Clear है? MAP that is greater than 60 mmHg is enough to sustain the organs of the average person. ब्लड की जो सप्लाई हर ऑर्गन तक हर ऑर्गन तक पहुंच रही है, उसके लिए भी ये प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है। हार्ट पंप किया, हार्ट के पंपिंग के बाद एक प्रेशर में डिक्लाइन आएगा, लेकिन फिर भी मीन प्रेशर बना रहेगा, दैट इज मीन एट्रियल प्रेशर, एक एवरेज प्रेशर बना रहेगा। इफ मैप इज लेस देन 60 mmHg, देन द ऑर्गन्स आर, ये सर्कुलेटरी सिस्टम की भी इंफॉर्मेशन है, आर नॉट बीन adequately perfused and they will become ischemic. ब्लड की कमी होना, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऐसे कंडीशन में उनको प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वो परफ्यूजन वाला प्रेशर मेंटेन नहीं है, उससे कम प्रेशर चला गया है। तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल ब्लड से ट्रांसपोर्ट हो रहे थे वो वहां पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और वो वहां पे उस पर्टिकुलर ऑर्गन को एशेमिक कंडीशन, उसकी कमी को फेस करना। इज इट क्लियर? नॉर्मल नॉर्मल मैप, नॉर्मल इज बिटवीन 65, अब इसकी भी रेंज है, इसलिए मैं हमेशा बोल रही हूँ तुमको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक लिमिट देखनी है। जैसे अभी हमने बताया 10 mmHg, तो इसके आसपास अगर ऑप्शन में 15 दिया है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, 20 दिया है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑलवेज देयर इज रेंज ऑफ प्रेशर्स। लोअर लिमिट देखे, जैसे वहां पे लंग्स की कैपेसिटी में हम लोग वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे ना बेटा, लोअर हायर लिमिट, सेम वे। ओके, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्या होगा? मैप इज बेटर इंडिकेटर, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये भी समझ लो। मैप इज इक्वल टू, अब ये आपको बहुत नीडेड नहीं है, लेकिन आप आ गया है तो आप समझ लो थोड़ा सा जानकारी। डायस्टोलिक प्रेशर डीपी, ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। अब बात आता है पल्स प्रेशर क्या, ठीक है, फोकस करना है। पल्स प्रेशर मतलब सिस्टोलिक प्रेशर, जो हायर वाला था, जो कॉन्ट्रेक्शन के टाइम प्रेशर आया था, दैट इज पल्स प्रेशर। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 40-45 mg होता है, mmHg इसका वैल्यू रहता है। नोट डाउन कर लेना, काम की चीज है, ठीक है। तो पीपी इज इक्वल टू क्या हुआ, एसपी माइनस डीपी। तो मैप इज बेटर इंडिकेटर ऑफ टिश्यू परफ्यूजन देन systolic blood pressure. Hence, MAP is calculated for the management of patients with acute condition when there is a concern for appropriate organ perfusion. समझ में आया ये? तो MAP is equal to फॉर्मूला है BP डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। अगर एक रेंज देख लेते हैं, अगर हम इसको डायस्टोलिक प्रेशर को 80 कंसीडर करते हैं एंड हम सिस्टोलिक पल्स प्रेशर को 40 ले लेते हैं, चलो, तो 1/3 40, 40/3 40/3 इट इज इक्वल टू लगभग 93 के करीब ही आ जाएगा। तो दैट विल बी द एट्रियल प्रेशर। और अभी हमने रेंज बताई आपको, 65 mm से 110 mm के बीच में होगा, और ये प्रेशर है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके मटेरियल के परफ्यूजन के लिए। तो डोंट कंफ्यूज विद द ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ भी दिया हुआ था, मीन एट्रियल प्रेशर जिस तरीके से वैरी कर रहा है उस तरीके से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में लीटर पर डे के अकॉर्डिंग वैरी होगा। और आपका डेटा दिया हुआ है 180 लीटर पर डे वाला। अब नेक्स्ट लेते हैं,
फॉर्मेशन ऑफ यूरिन ले रही हूँ। क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में एक जो आपको स्टेप था वो हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मतलब ऑलरेडी चल ही रहा है। सेकंड स्टेप हो गया जो मेनली एब्जॉर्प्शन होगा, री एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द पीसीटी। इस रीजन में तुम लोग को कंफ्यूज हो रहा है कि पोटेशियम आयन सिक्रीट होगा या एब्जॉर्ब होगा पीसीटी से। पहले ही मैंने मेंशन किया हुआ था कि थ्योरी में लिखा हुआ है कि रीएब्सॉर्ब हो रहा है, थ्योरी में लिखा हुआ है कि सिक्रीट हो रहा है, इधर से एरो होना चाहिए, लेकिन फिगर में एरो ऐसे दिया हुआ है। चलो इसी इमेज से समझा रहे हैं, अभी एनसीईआरटी वाली इमेज है नहीं, अभी लगा रहे हैं उसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है पोटेशियम आयन ना, तो पोटेशियम आयन को आप प्रायोरिटी दोगे फॉर द सिक्रीशन सेक्शन। यहाँ पे वो सिक्रीट हो रहा है, पीसीटी में पोटेशियम आयन सिक्रीट हो रहा है, जो आपके थ्योरी वाले पोर्शन में दिया हुआ है। इमेज वाले पोर्शन में दिया हुआ है, उसका क्या मीनिंग होता है? अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर वो फिल्ट्रेट में ज्यादा आ गया है और ब्लड की तरफ वो कम है, तो ऑब्वियसली वो पोटेशियम वहां पे रीएब्सॉर्ब होगा। दैट्स मीन्स दोनों ही प्रोसेस अपनी अपनी जगह सही है, बट कंडीशनली अगर आप प्रायोरिटी दे रहे हो तो यू विल गिव द प्रायोरिटी फॉर द सिक्रीशन इन पीसीटी रीजन। ओके। एंड सेम वे में आप डिस्टल टिब्यूल में देखो सिक्रीट हो रहा है, अंदर जाएगा। ओके। एक्सक्रीट हो सिक्रीट हो रहा है एंड रीअब्सॉर्ब हो रहा है। खैर चलो अभी पीसीटी का देखते हैं। तो पीसीटी का थ्योरी कह रही थी कि वहां पे ग्लूकोज, कार्बोनेट आयन, ये ये सभी रीअब्सॉर्ब होंगे और हाई अमाउंट में वाटर रीअब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर हेनलेस लूप के डिसेंडिंग लिम्ब के साथ साथ वाटर का रीअब्सॉर्प्शन चलता रहेगा, बिकॉज डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेबल फॉर वाटर मॉलिक्यूल एंड इम्परमेबल फॉर सॉल्ट मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जब आप इम्परमेबल परमेबल की बात कर रहे हो, इस रीजन से ग्लूकोज फुल्ली एब्सॉर्ब हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, अमाइनो एसिड फुल्ली रीअब्सॉर्ब हो जाएगा पीसीटी के रीजन से। अब बात आता है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन और वाटर के कंसंट्रेशन की बात, तो यहाँ पे यूरिया प्रेजेंट होगा, लेकिन हम जब ट्रांसपोर्टेशन में फोकस करते हैं तो वी मेनली फोकस ऑन द सोडियम क्लोराइड। और भी बाकी सॉल्ट यहाँ पे अंदर बाहर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बट वी फोकस ऑन द सोडियम क्लोराइड। तो Na+ और Cl- जो है वो रीअब्सॉर्ब हो सकते हैं, मतलब बाहर निकल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्लियर। डिसेंडिंग से सिर्फ वाटर, यहाँ पे वाटर अलाउड होगा। यहाँ पे वाटर अलाउड है तो धीरे धीरे आप देखोगे जैसे जैसे वो नीचे के साइड आ रहा है तो उसका कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन आप देखोगे, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है यूरिन का, फिल्ट्रेट का, वो क्या हो गया? हायर हो गया। क्यों? क्योंकि वाटर इससे बाहर चला गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसवर्स जैसा थोड़ा सा लूप जैसा वो है, वहां पे दैट इज द पोजीशन जहां पे मोर हाइपरटोनिक यूरिन रहेगी। क्लियर। अब नेक्स्ट जैसे ही असेंडिंग लिम्ब की तरफ आया लूप ऑफ हेनले, उसमें सॉल्ट बाहर निकलने लगे, Na+ निकल रहा है, Cl- निकल रहा है, एंड वाटर के लिए ये इम्परमेबल हो गया। तो इनिशियली जो स्टार्ट होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, तो इनिशियली इट शोज पैसिव ट्रांसपोर्ट, अगेन सेम डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में वो मूव कर जाएगा, नो नीड ऑफ एनर्जी। फिर धीरे धीरे हम देख रहे हैं ये इधर आ रहा है तो इधर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इधर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन कम है तो अभी भी लेकिन वापस जाना है इसको, तो एक्टिवली बाय यूजिंग एनर्जी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया। And due to the movement of salt from tubular region to capillary region or interstitial region, the filtrate become diluted. वाटर नहीं ऐड हुआ है लेकिन फिल्ट्रेट क्या हो गया? हाइपोटोनिक हो गया। इज इट क्लियर? तो पहले आइसोटोनिक, देन हाइपरटोनिक, देन हाइपोटोनिक। ओके बच्चों, कोई क्वेरी यहाँ से? अब डीसीटी वाले पोर्शन में आ जाता है। डीसीटी वाले पोर्शन में जो भी रिमेनिंग रह गए हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल ब्लड में, उसको वो ले सकता है और
सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑन डिमांड अगर रेगुलेशन यहाँ पे हुआ तो वाटर को यहाँ से रीअब्सॉर्ब किया जा सकता है, NaCl को भी यहाँ से रीअब्सॉर्ब किया जा सकता है कार्बोनेट आयन, तो एज पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाएगा। तो जो भी रिमेनिंग ड्रग्स होंगे, पोटेशियम आयन होंगे, वो सब यहाँ पे सिक्रीट हो जाएंगे, मतलब यूरिन के अंदर आ जाएंगे। एंड देन इट ट्रांसपोर्टेड टू कलेक्टिंग डक्ट, एंड कलेक्टिंग डक्ट फिर अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि उसको इंटरस्टिशियल स्पेस में भी कंसंट्रेशन मेंटेन करना है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए वो यूरिया को भी रिलीज कर सकता है, और फिर जो NaCl इधर से निकल रहा है वो ट्रैवल होकर इधर भी चल सकता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में भी रह सकता है। दैट ऑल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने की रिक्वायरमेंट है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स either वाटर और सॉल्ट। इज इट क्लियर? रिज्वाइन करना मीटिंग, और कोई क्वेरी हो इस पोर्शन से तो फिर पूछो। ये इमेज है 19.5। जो कॉन्ट्राडिक्शन है दैट इज दैट पोटेशियम आयन थ्योरी में कह रहा है कि वो सिक्रीट हो रहा है, और इमेज में दिखा रहा है कि वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है। बाहर की तरफ जो एरो निकलती हुई दिखा रही है वो रीअब्सॉर्प्शन की एरो है, और अंदर की तरफ जो एरो आ रही है वो सिक्रीशन की एरो है। क्लियर? तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, और वो आप प्रायोरिटी को मेंशन रखो कि इस पोर्शन से सिक्रीशन इज प्रायोरिटी। अगर कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट में ज्यादा है तो ये रीअब्सॉर्ब भी हो सकता है, बिकॉज वी नीड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम पंप के लिए बॉडी को पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है। इज इट क्लियर? अब बताओ इस इमेज से क्या क्वेरी कह रहे थे? एक बार सुनो पूरा इमेज। ये कॉर्टिकल रीजन है, ये मेडलरी रीजन है, ठीक है, किडनी के अंदर ही है। यहाँ से मेडलरी पिरामिड वाला पोर्शन स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे किडनी नेफ्रॉन को हम देख रहे हैं, नेफ्रॉन की अपर वाली चीजें कॉर्टेक्स में, ये सारी चीजें कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। हेनलेस लूप हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपके डक्ट में गई हुई है मेडलरी रीजन में। फिल्ट्रेट यहाँ पे बना पहला स्टेप, उसके बाद रीअब्सॉर्प्शन सेकेंड स्टेप, एंड अभी रीअब्सॉर्प्शन कंटिन्यू ही है डिसेंडिंग लिम्ब में। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हैनले टर्न कर रही है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले बना रही है, और ये वाले पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, सॉल्ट के लिए ये इम्परमेबल है। दिस पोर्शन इज परमेबल फॉर द सॉल्ट, वाटर के लिए इम्परमेबल है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे जो सॉल्यूशन रहेगा, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट रहेगा वो हाइपोटोनिक है, यहाँ पे हाइपरटोनिक है। यहाँ पे क्योंकि आयनिक बैलेंसिंग ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ चला जा रहा है तो ये आप आइसोटोनिक ले सकते। ओके, क्लियर? फिर डीसीटी वाला रीजन आ जाता है। डीसीटी वाले रीजन में क्या हो रहा है? ये लिखा है डीसीटी। डीसीटी वाले रीजन में क्या हो रहा है? मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन जो भी अभी नीड है बॉडी को ओकेजनली वो इस रीजन में हो सकता है। क्लियर है? और सिक्रीशन भी हो सकता है, कुछ टॉक्सिक मटेरियल है, कुछ ड्रग्स वगैरह है, पोटेशियम आयन वगैरह, H+ आयन, जो भी उसको कंसंट्रेशन को ट्रांसपोर्टेशन को मेंटेन करने के लिए चाहिए, और यू कैन से कि ब्लड में एक्सेस अमाउंट में वो यहाँ पे सिक्रीट हो सकते हैं। एंड देन फाइनली इट ट्रांसफर टू कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट की भी सेम कहानी है। ये क्योंकि मेडलरी स्पेस है, इसका भी एक कंसंट्रेशन इसको बनाना है इंटरस्टिशियल स्पेस से, दैट्स वाई ये कुछ अमाउंट में यूरिया को रिलीज कर देता है। यूरिया रिलीज हुआ है तो यूरिया कैपिलरीज से या वासा रेक्टा से या हैनलेस लूप में ट्रांसफर हो सकता है। फिर अगेन यूरिया अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अगर कैपिलरी में गया है, ऐसा नहीं कि कैपिलरी उसको लेगा नहीं, ले लेगा, फिर से वो आ जाएगा हेनलेस लूप में, एंड देन वो फिर से ऐसे ट्रेवल करेगा। तो एक आपको यहाँ पे यूरिया की गोल 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 साइकिल जैसी स्ट्रक्चर भी दिखेगा कि यहाँ से ही जा रहा है, और फिर कुछ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आ रहा है। हेनलेस लूप, कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी, इनके बीच में यूरिया ट्रेवल कर रहा है। पूरी यूरिया ये नहीं होगी, हमेशा ध्यान में रखो, क्योंकि यूरिया तो यूरिन में ही जा रहा है, तो पूरी यूरिया तो होगी नहीं, जस्ट फॉर मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेस देयर इज अ सिक्रीशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। बताओ अभी कोई क्वेरी? फिर से हम जरा क्लीन कर दें इसको।
और फटाफट बताओ कोई करी। पृथ्वी क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 19.6 इमेज क्या कह रहा है? 19.6 इमेज जो हम हर कहानी में बता रहे हैं वही चीज है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म ये है कि सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि वासा रेक्टा और हेनलेज लूप एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब अगर ये वासा रेक्टा है, इसका ये डिसेंडिंग है, ये इसका असेंडिंग है, तो हेनलेज लूप का इधर वाला लेफ्ट वाला पोर्शन इसका असेंडिंग हो जाएगा और इधर डिसेंडिंग हो जाएगा, और इसको आप इसके ऊपर ले आओ तो ये यहाँ पे ऐसे ओवरलैप करता हुआ आपको दिख जाएगा। और एक एक कोई चीज रिलीज कर रहा है तो दूसरा उसको एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा रिलीज कर रहा है तो पहला वाला एब्जॉर्ब करेगा। मिरर इमेज कह सकते हैं। क्लियर, मिरर इमेज है एक दूसरे की अल्टरनेटिव चीज। तो हम देख रहे हैं कि जब हम ग्लैमरस फिल्ट्रेशन से इधर हम देख रहे हैं कि फिल्ट्रेट आया पीसीटी में, तो पीसीटी के पैरेलल ही कैपिलरी भी स्टार्ट हो गई है। ये हेनलेस लूप के पास जो है उसको बोल रहे हैं वॉसा रेक्टा, एंड पूरा ये दिया हुआ नेफ्रॉन। तो हेनलेस लूप पीसीटी से आते वक्त जब जो एपरेंट आर्टरियोल की कैपिलरीज बन रही होगी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं पूरे नेटवर्क को, उससे रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी से जो स्टार्ट हुआ है वो इसमें ट्रैवल करेगा। क्लियर, इसमें ट्रैवल करेगा। इट मीन्स कि यहाँ से आप ये देखो कि उसके ये डिसेंडिंग की तरफ आ रहा है तो ये वाला रहेगा उसके पैरेलल असेंडिंग, तो ये वाटर यहाँ से ट्रेवल कर रहा है तो यू कैन सी कि इसके असेंडिंग में डाइल्यूशन होता जा रहा है। क्लियर, डाइल्यूटेड हो गया। क्यों? क्योंकि इससे वाटर रिमूव हो रहा था और वो वाटर यहाँ पे ऐड हो रहा था। इसी के पैरेलली आप देखोगे कि इससे NaCl निकल रहा है, तो यहाँ पे NaCl ऐड हो रहा है और फ्लो क्या कह रहा है आपको, नीचे की तरफ ले जा रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। दोनों के कंसंट्रेशन जो हायर है वो लोअर साइड में ही है, लेकिन लेकिन ब्लड कभी भी इतना लोअर कंसंट्रेशन, जैसे यहाँ 100 200 तक भी कंसंट्रेशन जा सकता है, यहाँ पे इतना कंसंट्रेशन लो नहीं रहेगा, क्योंकि जहां कंसंट्रेशन हाई है वाटर उसी तरफ खिंचाएगा। क्लियर, हाई हाई कंसंट्रेशन हाई, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन हाई रहेगा, उसके साइड ही वाटर पुल होगा, वो खींचेगा वाटर को। और ये तो पहला प्राइम फोकस यही है कि वाटर को यहाँ से रीअब्सॉर्ब करना है, तब तो हम वो 180 लीटर की यूनिट बना पा रहे हैं अपने बॉडी के अंदर। नहीं तो अगर हम 3 4 लीटर जो पानी हार्डली हम लोग पीते हैं, उसमें फिर हम 180 लीटर को कैसे मेंटेन करें? प्राइमरी फंक्शन यही हुआ। क्लियर, तो वाटर रीअब्सॉर्प्शन के लिए देयर शुड बी अ मिनिमम कंसंट्रेशन मेंटेन इनसाइड द vasa recta during the counter current mechanism। फिर और क्या बात आती है, ये बता ही दिया, वाटर यहाँ से डिसेंडिंग में रिमूव हो रहा है एंड NaCl असेंडिंग में रिमूव होगा, पहले पैसिवली देन एक्टिवली। फिर ट्रांसपोर्टेशन सिक्रीशन है, जो भी नीडेड होगा वो यहाँ सिक्रीट होके आ जाएगा। ये तो एब्जॉर्प्शन का दिखा रहा है बाहर की तरफ, कंसेंट्रेशन ही ध्यान में रखना है। फिर विद रिस्पेक्ट टू इंटरस्टिशियल स्पेस ध्यान रखो कि मेडलरी के अंदर ऑलरेडी कंसेंट्रेशन है, लेकिन वो डेप्थ की तरफ और बढ़ रहा है, 300 से 600, 600 से 900, 900 से 1200। इज इट क्लियर? और बताओ, कुछ पूछना है तो यहाँ पे। आउटर मेडला हो गया, इनर मेडला हो गया, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नीचे की तरफ बढ़ता हुआ हो। एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस पोर्शन? और दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ काउंटर करंट। ठीक है, ये पूरी इमेज यही हो गया काउंटर करंट। देखो, इसका डिसेंडिंग, इसका असेंडिंग, इसका डिसेंडिंग, इसका असेंडिंग। देखो यहाँ पे 100 तक ले गया, लेकिन यहाँ कभी भी 300 से कम नहीं। रेंज ऐसे ही रहेगा नॉर्मल, बहुत ज्यादा कम नहीं होगा कि वो वाटर को पुल करने की कैपेसिटी को। वाटर इधर से निकल के भी इधर जा रहा है, इधर से भी निकल रहा है, अगर कैपलरी से कैपलरी कर रहा है तो भी वाटर उसको एब्जॉर्ब, कैपलरी उसको रीअब्जॉर्ब कर। ओके बच्चा, क्लियर है?
इसके डिसेंडिंग में NaCl एंटर कर रहा है, क्योंकि इसके असेंडिंग में NaCl बाहर जा रहा है। जो यहाँ बाहर जा रहा है वो यहाँ एंटर करेगा, जो यहाँ बाहर जा रहा है वो यहाँ एंटर करेगा। सिंपल, दोनों का काउंटर। कोई क्वेरी? चलो, अब क्या पोर्शन रह गया? मैक्चुरेशन। रास सिस्टम एक बार बता देती हूँ, फिर मैक्चुरेशन की प्रोसेस पर। रास सिस्टम क्लियर है क्या? एनी क्वेरी रिलेटेड टू रास सिस्टम? एक बार शॉर्ट रिवाइज करा दूं? ओके ठीक है, फिर क्लियर है तो कोई बात ही नहीं। ये जस्ट आप हार्मोन कहाँ से क्या सिक्रीट हो रहे हैं, कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, इसको आप रिवाइज करो। एक चार्ट आप पूरे ध्यान में रखो, जो क्वेश्चंस बनते हैं, रेनिन जस्टामगुलर अपरेटस क्या है, क्या क्या रिलीज होता है, मैकुला डेंसा क्या रिलीज करता है, जेजी सेल क्या रिलीज करती है, एंड वो किसको एक्टिवेट करेगी, एडीएच कहाँ से सिक्रीट होता है, कहाँ पे फॉर्म होता है, कहाँ पे एक्शन करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, किसके इन्फ्लुएंस में रिलीज हुआ और क्या फंक्शन करेगा, वैसो कॉन्ट्रेक्शन कॉन्स्ट्रिक्शन कौन कर रहा है, वैसो डायलेशन कौन कर रहा है, एंटागोनिस्टिकली अफेक्ट कौन कर रहा है रास में, और एंटागोनिस्टिकली अफेक्ट होगा क्या। दैट ऑल आर द समरी रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। क्लियर? एक्वापोरिन का फॉर्मेशन। नाउ अगर हम बात करें मिक्सचुरेशन में, तो मिक्सचुरेशन में एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म वर्क कर रही है। मींस एक तो ऐसा है कि इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म वर्क कर रही है, और दूसरा उसमें वॉलेंट्री इन्वॉल्वेशन भी है। वॉलेंट्री इन्वॉल्वेशन कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो कि यूरेथ्रा में प्रेजेंट होगा, जिससे फाइनली मिक्सचुरेशन की प्रोसेस होगी। अदरवाइज इंटरनल जो प्रोसेस पूरा चल रहा है उसमें उसमें सिंपली इन्वॉल्व हो रहा है इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक कंट्रोल होगा। पैरासिम्पैथेटिक जब जब होगा तो कॉन्ट्रेक्शन को शो करेगा, एंड ब्लैडर नेक यूरेटर वाले पोर्शन को रिलैक्स कर देगा, और उससे मैच्योरेशन की प्रोसेस होगी। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट किया एंड यूरेथ्रा स्फिंक्टर पूरा रिलीज हो गया, रिलैक्स है, तो मैच्योरेशन होगा। सिंपैथेटिक क्या कराएगा? इसका अपोजिट, रिलैक्सेशन मतलब स्टोरेज करा रहा है। क्लियर? ब्लैडर के अंदर यूरिन को स्टोरेज करा रहा है, एंड ब्लैडर नेक को कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, मतलब कि पाथ जो है वो क्लोज है, स्फिंक्टर क्लोज्ड है। ये है इनकी समरी। अब हम बात करते हैं ये कैसे सिग्नल ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सिग्नल ट्रांसपोर्टेशन में जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं वो है स्ट्रेच रिसेप्टर, जिनका लोकेशन है यूरिनरी की वॉल पे, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर के वॉल पे है। क्लियर? वहां पे स्पेसिफिक मसल्स भी प्रेजेंट है, डिट्रेसर मसल्स, नाम याद रहना चाहिए। स्ट्रेच रिसेप्टर जब एक लिमिट तक वॉल्यूम फिल हो गया, यूरिन फिल हो गया, तो उसके बाद स्ट्रेच रिसेप्टर वर्क करेंगे, एंड दे इनिशिएट इज सेंसरी सिग्नल ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन वहां पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। सेंसरी सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करा इन्होंने, स्ट्रेच रिसेप्टर ने सिग्नल दे दिए न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन से दो रास्ता है जाने का, एक तो स्पाइनल कॉर्ड में चला जाए और स्पाइनल कॉर्ड से ही प्रोसेस हो जाए, दूसरा यही सिग्नल आगे जाएंगे पॉन्स में, और पॉन्स एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर तक देगा। मीन्स मिक्सचुरेशन हो रही है या नहीं हो रही है, दोनों ही केस में पॉन्स मिक्सचुरेशन कराने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और नहीं कराने के लिए, मिक्सचुरेशन ना होने के लिए इस स्फिंक्टर को, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को क्लोज करके रखना है। दैट्स वाई मिक्सचुरेशन सेंटर यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। क्लियर? अब बात आती है कि इनवॉलेंट्री कंट्रोल कहाँ तक है। तो स्पाइनल कॉर्ड ने ही सिग्नल को रिवर्स कर दिया, और रिवर्स सिग्नल से इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो गए। इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स हुआ तो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर से बाहर की तरफ आएगा, एंड एक डिजीज कंडीशन में या कोमा कंडीशन में या ट्रॉमा के कंडीशन में, या कोई एकदम से डर जाए उस कंडीशन में, गिर गया, चक्कर आ गया, बेहोश हो गया, तो जो वो यूरिनेशन कर देता, जो वो मिक्सचुरेशन
यूरिन रिलीज कर देता है, उसका सिंपल सा रीजन यही है कि यहाँ से ही सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और रिवर्स सिग्नल जो कि सीएनएस के थ्रू आना चाहिए था एक्सटर्नल स्फिंक्टर के लिए, वो उस टाइम वर्क नहीं किया। क्लियर है? ओके। तो एक तो हमने ये वाला फ्लो देख लिया, तो मतलब दोनों ही केस में इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो रहे हैं, किससे? आपके स्पाइनल कॉर्ड से जो रिफ्लेक्स आ रहा है उससे। ओके। स्पाइनल कॉर्ड को रिफ्लेक्स दोनों मतलब आउटपुट सिग्नल्स दोनों जगह से आ रहे हैं, एक तो यहाँ से डायरेक्ट वाला और दूसरा ये पॉन्स से ट्रेवल करके भी आ गया। क्लियर? फिर से इसने इसी न्यूरॉन को सिग्नल दे दिया एंड ये सेम वे में इसको कराएगा कॉन्ट्रैक्ट एंड इसको करा देगा रिलैक्स। अब इसके साथ साथ पैसेज में एक और दरवाजा आ रहा है एक्सटर्नल स्फिंक्टर का। ये तो रिलैक्स है, क्या आपकी कंडीशन जो जहाँ पे वो पर्टिकुलर पर्सन है वो कंडीशन मिक्चुरेशन की है, तो वो मिक्चुरेशन की प्रोसेस कर देगा, ये भी रिलैक्स हो जाएगा। नहीं है कंडीशन, तो फिर से इसमें पॉन्स इन्वॉल्व होगा और उसको सिग्नल जाएगा, पिडेंडल नर्व्स के थ्रू सिग्नल आएगा कि मिक्चुरेशन नहीं किया जा सकता और एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है। ओके। और दैट्स वाई कुछ देर के लिए मिक्चुरेशन की प्रोसेस होल्ड कर ली जाती है। अगेन फिर से ड्रॉप 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 यूरिन आ रहा है, यूरिन ड्रॉप ड्रॉप स्टोर हो रहा है, फिर से स्ट्रेच रिसेप्टर को सिग्नल जाएगा, अगेन वो मिक्चुरेशन के फील देगा सेंटर को एंड देन फिर यही सब चेक होगा कि ऑल कंडीशन इज ओके, इफ ओके देन मिक्चुरेशन टेक्स प्लेस, इफ नॉट ओके देन अगेन रिवर्स चलेगा, बट एक लिमिट तक ही ये रिवर्स चल सकता है। यूरिनरी ब्लैडर का प्रेशर बढ़ता जाता है। इज इट क्लियर? बताओ अब यहाँ से कोई क्वेरी? डिजीज वाले पोर्शन से कोई क्वेरी? सेंटर का नाम, लोकेशन ध्यान रखना, पोंटाइन मिक्चुरेशन सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स रीजन। एनी क्वेरी बेटा? ये सारे टर्म्स याद रखने हैं। एल्बुमिन आ रहा है, एल्बुमेरिया, एब्सेंस ऑफ यूरिन, एनोरिया, डायजोरिया डिफिकल्टी और पेनफुल यूरिनेशन, ग्लाइकोसूरिया ग्लूकोज आ रहा है, कीटोनूरिया यहाँ नहीं लिखा है, वो याद रखो कि ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो रहा है, इसलिए बॉडी जो है वो फैट को यूटिलाइज कर रही है। जब फैट यूज होगा तो कीटोन बॉडी एज अ एक्सक्रीटरी मटेरियल बनेगा और ये एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिन में आएगा। क्लियर? फास्टिंग का एग्जांपल दिया होगा, फास्टिंग के भी केस में यही होता है क्योंकि सप्लाई ग्लूकोज की नहीं मिल रही है, तो जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर है वो ब्रेक डाउन होगा और फैट ब्रेक डाउन होगा। ब्लड आ रहा है, हेमाटूरिया, रात में आ रहा है, यूरिन पास हो जा रहा है, नॉक्टूरिया, पॉलीयूरिया। फिर डायलिसिस वाले पोर्शन से आपको याद रखनी है कुछ चीजें। अदर अदर ऑर्गन भी याद रखो, लंग्स वाला यूरिया साइकिल, मिथिन साइकिल या यूरिया साइकिल के। देन आपको इस पोर्शन से ध्यान में रखना है डायलिसिस के लिए जब वो एंटर एंटर कर रहा है तो कोएगुलेंट यूज कर रहा है, एंटी कोएगुलेंट यूज करना है एंड जब वो वापस आ रहा है बॉडी में तो एंटी हेपेरिन यूज करके रखना है। डायलाइजर में जो डिस्टिल करने के लिए जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन रखा गया है वो नाइट्रोजनस वेस्ट फ्री होता है, ताकि वहां से जब वो कैप्सुलर रीजन से वहां से ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड तो वो ट्रैवल कर जाए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। क्लियर? और रीनल फेल्योर का, किडनी फेल्योर का कोई भी इलाज है नहीं अभी फिलहाल अवेलेबल, कोई इसको रिवर्स नहीं कर रहा है, सिंपली ट्रांसप्लांटेशन ही एकमात्र इलाज है उसका, अदरवाइज ये डायलिसिस चलती रहती है। क्लियर? ट्रांसप्लांटेशन के टाइम में हमें ध्यान में रखना है कि थर्ड किडनी दिखेगी, जिसमें भी ट्रांसप्लांटेशन हुआ होगा उसमें तीन किडनी दिखेगी उस पर्सन में, दो नॉन फंक्शनल एक फंक्शनल। बताओ कोई क्वेरी हो तो? इज देयर एनी क्वेरी? पृथ्वी कोई क्वेरी हो?
चलो फिर अच्छे बच्चों की तरह यहाँ से पूरा पोर्शन कवर कर लो। सर्कुलेटरी सिस्टम का डिजीज जो आया हुआ है, जितना दिया हुआ है एनसीईआरटी में और मैंने पढ़ाया है, वो सारी चीजें, रेगुलेशन, सेंटर कहाँ है, ये चीजें ध्यान में रखो कि ब्रेन में उस पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल सिस्टम का सेंटर कहाँ है। फिर लास्ट नर्वस सिस्टम जब पढ़ेंगे तो सब समराइज हो जाएगा। चलो बेटा फिर मैं एंड कर रही हूँ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।